हिंदुत्व एजेंडा, पीएम मोदी का तिरुपति से तेलंगाना साधने का पूरा प्लान। सीएम योगी समेत कई नेता पहुंचे गुरुद्वारे, गुरु नानक जयंती के अवसर पर टेका मत्था। कारागार मंत्री ने बंदियों संग किया संवाद, यूपी की जेलों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैदी। 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ताओं ने की रोक लगाने की मांग। हार्दिक पांड्या ने छोड़ा गुजरात टाइटंस का साथ, मुंबई इंडियंस में हुई हार्दिक की वापसी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर यानी कि गुरुवार को मतदान है। वहीं इस चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने सियासी माहौल भाजपामय बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 2015 में उन्होंने तिरुपति मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। इसके बाद 2017 में दर्शन और पूजा अर्चना की थी। 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद बालाजी दरबार में जाकर उन्होंने मत्था टेका। तेलंगाना चुनावी तापिश के बीच पीएम मोदी ने चौथी बार भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। माना जा रहा है कि तिरुपति से तेलंगाना की सियासी संदेश देने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल देश भर में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ऐसे में 27 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक जयंती की धूम देखने को मिली। इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्री गुरुद्वारे पहुंचे, यहां उन्होंने मत्था टेका और राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 594 प्रकाशवे पर्व के अवसर पर लखनऊ के आशियाना इलाके में स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने 594 प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यहाँ कहा कि सिख धर्म पूजा पाठ के गहन ज्ञान से भरा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे धार्मिक जागरूकता के कार्यक्रमों से जोड़ा। ये कार्यक्रम आगे बढ़े और परिणाम स्वरूप देश और धर्म की रक्षा हुई। देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कवि भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि यह सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय में तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवार पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। साधना कि कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश की जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। आजमगढ़ की जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं, ना कोई बाउंडेशन है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा, मैं कई जेलों में गया जहां पर हनुमान चालीसा या कई चीजें बांटी तो कैदियों में उसे लेने की होड़ लग गई। इसी से आकर्षित होकर मैंने सोचा कि अब प्रदेश की हर जेल में धार्मिक किताबें बंटवानी चाहिए, जिसको पढ़कर कैदी मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपने आप में सुधार कर सके। कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। जो जिस हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में सरकार द्वारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण 65% किए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई। ये जनहित याचिका गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने दायर की है। याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से बिहार में आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता इन पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की। बता दें कि 10 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल में संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकेर ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले ही सभी आईपीएल टीमों ने रिटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को सौंप दी है। गुजरात टाइटंस ने पहले जो रिटेन खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें हार्दिक पांड्या का नाम था। हार्दिक पिछले 2 सीजन से गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़े थे, लेकिन अब रिटेंशन के एक दिन बाद ही हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर दूसरी टीम से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को खरीदा था, तब वो सीधे गुजरात के कप्तान बने। वहीं साल 2022 में गुजरात ने खिताब भी जीता था। गुजरात की टीम ने उन्हें 15 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब आईपीएल रिटेंशन के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कर लिया है और उन्हें वर्तमान कीमत पर ट्रेड किया गया है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।